जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल शिव सर इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं टेंस के लेक्चर को, लास्ट या बिफोर उससे पहले मैंने एक लेक्चर को अटेंड किया था, दैट वाज प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेयर टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कब कब करते हैं और किस स्थान पर हमें उसे एमिट करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। और उससे पहले मैंने जो कल लेक्चर लिया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर, वो ये था कि किसी भी सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं और किसी भी सिंपल सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। सो लेट्स गो अहेड। देखिए, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, वी गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर बिकॉज वी हैव टू राइट मच। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, ये जो कंटिन्यूअस टेंस है, इसको कई बार ऐसा भी बोला जाता है इम्परफेक्ट टेंस, और समटाइम्स सम टीचर से इट इज प्रोग्रेसिव टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, एज वेल एज आई एम सेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम समझते हैं कि ये प्रेजेंट तो आपको पता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम एंड दिस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड दिस इज गोइंग टू बी द कैटेगरी ऑफ द पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल एज फॉर्म ऑफ वर्ब। सो जो पॉइंट ये है कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, इम्परफेक्ट का मतलब क्या है, अगर प्रोग्रेसिव बोलते तो इसका क्या मतलब है। आपने एक वर्ड सुना होगा, यहीं पर हम डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू, या एक होता है परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट का मतलब जब भी आप बात करते हैं, अगर इसकी सिनोनिम की बात करें तो हम कहते हैं कंप्लीट। कंटिन्यू का मतलब हम बात करते हैं जो चल रहा हो, मतलब कैरी ऑन, कहते हैं कंटिन्यू और को, मतलब वो चीज़ें, ऐसा ये एक्शन, ऐसा टेंस, मतलब ऐसा फंक्शन हो, ऐसा कोई काम हो जो चल रहा हो, जो कंटिन्यू हो। अब ये परफेक्ट है तो इसी से ये बन गया इम्परफेक्ट, जो पूरा ना हुआ हो, वो अभी भी चल रहा हो, तो ये कहलाता है आपका कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट, या समटाइम्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव, मतलब जो प्रोग्रेस पे हो, चल रहा हो, दैट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड या दैट हैज़ नॉट कंप्लीटेड, वो कंप्लीट ना हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। ये तो हम समझ गए कि कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके यूजेस करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पर किस किस कैसे कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, सो फ्रेंड, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर हम ऐसे शॉर्ट में लिखें, हेल्पिंग वर्ब, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हेल्पिंग वर्ब जो आपने अभी तक देखा वो है इज, एम, आर, और इसको मैं एरो लगा के लिख देता हूं, आप लोग समझ सकते हैं। ये हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और इसे हम सिर्फ आई के साथ यूज़ कर सकते हैं, और इसे हम यूज़ करते हैं प्लरल सब्जेक्ट के साथ। फिर से मैं बता दूं, सिंगुलर वो होता है जो सिंगल हो, सिंगल मतलब सिंगुलर। इंग्लिश में दो ही वचन होता है, एक वचन एक बहुवचन। दिस इज सिंगुलर मतलब एक वचन, दिस इज प्लरल मतलब बहुवचन। एक सिंगल है तो सिंगुलर है, अगर एक से भी ज़्यादा हुआ तो प्लरल हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जो विशेष ध्यान देने वाली बातें होती हैं वो होता है नोट। जो वर्ब बेस फॉर्म होता है उसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अब अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या होगा, तो अभी हम डेफिनेशन को वही एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक मुझे लगता है जो अभी एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव हैं, हुएवर जो भी है,
आप समझने की कोशिश ये करें, कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअसली चलता हो, वो कंप्लीट ना हो। अब समस्या ये होती है कि वो कब कंप्लीट ना हो। देखिए हम ऐसे समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सिंगुलर के लिए, आई के लिए, प्लूरल के लिए, एंड नोट में वर्ब में बेस फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना होता है। हम कई बार कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि रहा है, रही है, ऐसे यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा है कि मैं किसी दिन एक वीडियो, एक लेक्चर लेकर आऊँगा कि मैं क्यों आपको जो इंग्लिश का लैंग्वेज है, जो इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन है, जो ग्रामर है, हालांकि लिटरेचर तो आपको थोड़ा सा यूज़ ही करना पड़ेगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ग्रामर पोर्शन। अगर आप ग्रामर पोर्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट्स को, वेदर दैट इज़ फ्रॉम यूपी बोर्ड और दैट इज़ फ्रॉम सीबीएसई, आईसीएसई, वॉट एवर, जिस बोर्ड से भी हो, तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो क्यों, आज हम आपको बताते हैं। जैसे अभी तक आप लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं कि जैसे लोगों ने डिफिनेशन बता रखा है कि जिस वर्ड्स के या सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, आए, तो वो क्या होता है। जैसे हमने कहा कि हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे, ये हो गया। अब अगर हम कहें कि मैं खड़ा हूं, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि जो रहा है, रही है, अगर ऐसा आए, जैसे प्रेजेंट डेफिनिट ता है, ती है, ऐसे यूज करते हैं, लेकिन उस सबको हमें थोड़ा सा एडवांस में सीखना है। बट आई एम डिस्कसिंग दिस टू, मैं ये भी डिस्कस कर रहा हूँ कि क्यों लोग कहते हैं और ये क्यों नहीं सही है, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना क्यों नहीं सही, अब यहाँ भी समझ सकते हैं। तो आप देखिए, रहा है, ठीक है, मतलब आपको तो समझ में आ गई ये कंटिन्यूअस टेंस है भाई। है इसका मतलब प्रेजेंट है, और चीज़ें चल रही हैं तो इसका मतलब वो, लेकिन रहा है, रही है तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन आप समझो कि क्या ये कौन सा टेंस है, या आप बैठे हो, आप बैठे, सही लिखा हमने तो इंग्लिश बड़ा, हिंदी, आप बैठे हो, मैं खड़ा हूं, आप बैठे हो। तो आप सोचेंगे सर ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम श्योर, ये श्योर है। अब ये खड़ा है, हो सकता है परफेक्ट में चला जाए, बैठे हैं ये भी मतलब परफेक्ट में चला जाए। तो मैं बता दूं, अगर आपने इसे ऐसे समझा तो ये दोनों ही आपने गलत समझा है। ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस टेंस है, दो मतलब तीनों के तीनों जो सेंटेंस है वो है कंटिन्यूअस टेंस। ये तो रही हिंदी की बात। अब मैं देखिए इंग्लिश में बताकर आपको ये बताऊंगा कि क्यों मैं क्यों कहता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश ज़्यादा करें। देखिए अब समझिए, अब मैं जो यूज़ बताने वाला हूँ वो समझिए। पहला पॉइंट तो हम ये लिखेंगे कि हम ऐसे यूज़ करते हैं, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन at the time of speaking। हमने क्या लिखा कि फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब उस एक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे, मतलब उस कार्य के लिए, उस फंक्शन के लिए, उस एक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे जो बोलते समय चल रहा हो। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गया आई एम टीचिंग यू, ये बना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आपको क्या पता होना चाहिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय वो काम चल रहा है, ये है। आप देख रहे हो या आप बैठे हो, हम ऐसे कह सकते यू और सिटिंग, आप बैठे हो। अब आप सोचो कि आप बैठे हो, जो वहाँ पर हमने अभी हिंदी बताया था, तो आपको लगा कि शायद वो परफेक्ट हो गया हो। लेकिन अगर आप बैठे हैं व्हेन यू आर स्पीकिंग, जब आप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आप बोलते समय अगर आप बैठे हो, जैसे मैं खड़ा हूँ, तो अभी तो मैं खड़ा हूँ, मैं मतलब बोलते समय मैं बोल रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ, तो ये क्या है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम स्टैंडिंग, सो इट इज़ गोइंग टू बी इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब वो बनेगा आई एम स्टैंडिंग, ये हुआ।
बिकॉज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय हम क्या करते, खड़े थे, मतलब अभी भी खड़े हैं, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, आई एम स्टैंडिंग। अभी अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि आप बैठे हो, एट द टाइम मैं जब आप बोल रहे हो तो आप बैठ कर देख रहे हैं वॉट एवर यू आर डूइंग, बट यू आर सिटिंग, आई सेड, मैंने कहा कि आप बैठे हो, तो ये क्या हो गया, यू आर सिटिंग। अगर आप इसको ऐसे देखते, मैं बैठा हूँ, खड़े हूँ, पढ़ा है, पढ़ी है, तो आप सोचो कि पढ़ा हो गया, खड़ा हो गया, ये सब अड़ाड़ी लोगों ने बता रखा है कि परफेक्ट होता है। मतलब कई बार ऐसा मैंने भी पहले जब मैं पढ़ रहा था, छोटे क्लासों में था, तो मुझे भी ऐसे बताया गया, बट आफ्टर गेटिंग दीज पॉइंट्स, चीज़ों को समझने के बाद मुझे लगा कि दैट वाज रॉन्ग, एक्चुअली दैट वाज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, बट दैट वाज रॉन्ग। वो पूरी तरीके से रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन गलत था। गलत इसलिए था कि रहा है, रही वाला तो समझ में आता है, लेकिन खड़ा था, बैठे बैठे, वो तो गलत था ना। तो इन दैट एज रिस्पेक्ट टू, वो उसके रिस्पेक्ट में मैं क्या था, गलत था। तो हमें वो करना है, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल आप ये ना ले करके बल्कि सिर्फ ये लेंगे। अभी मैं इसको बताता हूँ क्यों हमने ये नहीं लिया। तो पहला पॉइंट आप क्या क्या कह सकते हैं, ये है एग्जाम्पल ये, और दूसरा ये, पहला ये। तो पहला पॉइंट आपका ये है कि फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो भी एक्शन होता है वो क्या कहते हैं, हम ये हैं। जैसे और आप बोल रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि यू आर टेकिंग फूड, यू आर टेकिंग फूड, मतलब आप खाना खा रहे हो और बोल रहे हो, और कोई बोल दे या फिर मैंने बोल दिया और वो काम हो रहा हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, दैट इज गोइंग ऑन। आप खा रहे हो, मैंने बोल दिया कि आप खा रहे हैं, मैंने क्या बोला, फॉर एन एक्शन, वो एक्शन के लिए यूज़ करते हैं गोइंग ऑन, जो चल रहा हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय। तो ये हमने लिखा है। तो ये रहा आपका तीसरा। आई होप ये पॉइंट समझ में आए। अब दूसरा जो एक यूज़ होता है वो होता है फॉर एन टेम्परेरी एक्शन, for an action temporary may not be actually happening at the एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट दैट। अब इसको हमने क्यों लिखा ये समझिए। फॉर एन एक्शन टेम्परेरी में नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब एक ऐसे टेम्परेरी एक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं जो चल रहा हो लेकिन बोलते समय वो ना हो रहा हो। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग, लेकिन अभी जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ इसका एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, अभी मैं ऐसे खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो एक्चुअली में मैं आपसे तो बातें कर रहा हूँ ना, बट आई एम नॉट डूइंग दैट वर्क, मैं वो काम तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब पढ़ाने का मतलब ये कि भाई अगर मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ तो ठीक है वो पढ़ा रहा, लेकिन अगर मैं ऐसे बोला मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं तो, वो टेम्परेरी वर्क है जो एक्चुअली में वो बोलते समय नहीं होता है, ये होता है। और जैसे मैं कह दूँ कि अगर आप ही बोलो, मैं ही कह दूँ कि आई एम ईटिंग, जब मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप सोचो क्या ये, जब आपने बोला तो खा रहे नहीं, बिल्कुल भाई, आप खाएंगे तो बोलेंगे कैसे, अगर आप खाएंगे तो बोलेंगे कैसे। इसलिए ये होते हैं मतलब फॉर एन एक्शन टेम्परेरी में नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब उस समय आप क्या करते हैं, नहीं बोलते हैं, तो वो क्या होता है आपका, ये होता है। फिर ठीक है, अगला हम यूज़ करते हैं तीसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है कि वो एक्शन के लिए, मतलब फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी प्लान्ड, मतलब वो एक्शन के लिए जो हम पहले से प्लान कर रखे हैं इन फ्यूचर। ये रिमोट फ्यूचर नहीं कहते इसे, इन क्लोज फ्यूचर,
इसे हम क्या कहेंगे, क्लोज फ्यूचर। ठीक है, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी प्लान्ड इन क्लोज फ्यूचर। क्लोज फ्यूचर देखिए दो टाइप के फ्यूचर मैं आपको डिस्कस करूँगी, एक तो रिमोट फ्यूचर, एक क्लोज फ्यूचर। क्लोज का मतलब जो नज़दीक, नज़दीक का मतलब मैं अभी जा रहा हूँ खाना खाने, मतलब अभी मैं खाना खाने वाला हूँ। तो या तो मैं कह दूँ कि आज शाम को मुझे पार्टी में जाना है, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम गोइंग टू पार्टी टू नाइट। आज रात को अगर मैं ऐसे बोलूँ, इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो ये होगा आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट। ये होता है आपका क्लोज फ्यूचर। क्लोज फ्यूचर का मतलब कि अभी, मतलब आज ही हो जाएगा, या कुछ, जैसे आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने वाला हूँ, बताने जा रहा हूँ, इसका मतलब वो अभी वो नहीं होगा, वो कुछ देर के बाद होगा। दैट इज कॉल्ड क्लोज फ्यूचर। और रिमोट फ्यूचर का मतलब ठीक है मैं करूँगा, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं, विल एंड शैल का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिमोट फ्यूचर। और ये होता है क्लोज फ्यूचर। तो हमने क्या कहा कि आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, आज रात को मैं मतलब देखने वाला हूँ। चूंकि ये हमने पहले से प्लान कर रखा है, तो हमने लिखा भी है फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी प्लान्ड इन क्लोज फ्यूचर। आप समझिए, ये था आपका पूरा इंग्लिश के। अब इसमें कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो यूज़ नहीं किए जाते, जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब हमने आपको लास्ट वीडियो में ये समझाया था, या फिर अभी समझ लीजिए कि परसेप्शंस का मतलब जो आप ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो आप जैसे कह सकते हैं कि सी हो गया, स्मेल हो गया, नोटिस हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया। तो ये सब ऐसे जो हैं ये जनरली कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ होते हैं। तो अभी मैं उन सब वर्ड्स को लिखता हूँ। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं इसका मतलब क्या था, और इसकी डिफिनेशन आपको क्या समझ में आई कि जब आपको कभी भी यूज़ करना हो कि ऐसी चीज़ें अब जो आपको करने वाला है तो वो ऐसे यूज़ करें। अब अगर इसको आप प्लान करें तो आप देखेंगे कि आपका जो यूज़ होगा, जैसे आपको इंग्लिश भी अगर प्रैक्टिस करनी है बोलेंगे तब भी गलत नहीं होगा, वो रहा है रही है के चक्कर में नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम इस चीज़ों को एरेज करेंगे एंड करना ही पड़ेगा। ये तो आप हमेशा चीज़ों को बनाए रखें, मतलब देखते रहें और समझने की कोशिश करें। और इंग्लिश टू इंग्लिश कौन पढ़ाता है भाई, कोई नहीं, उसमें हिंदी तो कोई, सब लोग समझाएंगे ही। तो इसलिए मुझे लगता है कि लेकिन जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश में समझने की कोशिश होनी चाहिए। चलिए देखिए, अब मैं उन एक्शंस की बातें करूँगा। पहला एक्शन वो है ये परसेप्शन कह लीजिए, पूरे एक्शंस को ही मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे वर्ब्स, देखिए some verbs are not used in continuous tense generally, मतलब जनरली ये यूज़ नहीं होते। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, एक तो परसेप्शन वाला आप कह सकते हैं, सी, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, उसके बाद थिंक, डिज़ायर, कंसिस्ट, अग्री, कंसीडर, विश, सी, स्मेल, नोटिस, ये है थिंक है, डिज़ायर है, कंसिस्ट है, थिंक है, डिज़ायर है, कंसिस्ट है, अग्री है, कंसीडर है, विश है, एंड नो हो गया, सपोज हो गया, लुक हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, लाइक हो गया। ठीक, थिंक, डिज़ायर, कंसिस्ट, अग्री, कंसीडर, विश, नो, सपोज, लुक, हेट, लव। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो जनरली हम क्या करते हैं,
कंटिन्यूअस में नहीं यूज़ कर सकते हैं। कुछ और भी वर्ड्स हैं ETC हमने इसीलिए लिखा है, और मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको लास्ट में एक जो आता नहीं है, मतलब जो एक वॉलपेपर टाइप आता है तो उसमें मतलब देने की कोशिश करूँगा, या डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शंस में आपको वो सभी वर्ड्स मिल जाएंगे जो वाकई में कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होते हैं। ठीक, देखिए ये इसका पूरा, ये मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। मैं फिर से पूरा रिवाइज कर दूँ एट अ ग्लांस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जो कंटिन्यूअस चलता रहे, मतलब प्रोग्रेस पे रहे। इसे इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब होता है आपका इज, एम, आर। इज हम सिंगुलर के यूज़ करते हैं। सिंगुलर क्या होता है? सिंगल का मतलब सिंगुलर, जो एक हो वो सिंगुलर होगा। एम के साथ ऑलवेज हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? आई का यूज़ करते हैं। आर का यूज़ हमेशा प्लरल के साथ, प्लरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अभी मुझे आपको बताना है कि सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, आई विल बी डिस्कसिंग। नोटिस, नोट को जो ध्यान देने वाली बात वो है कि जो बेस फॉर्म होगा उसमें ING का यूज़ होगा, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होता है। सम वर्ब आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस जनरली। सी, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, थिंक, डिजायर, कंसिस्ट, अग्री, कंसीडर, विश, नो, सपोज, लुक, हेट, लव, लाइक, etc. देयर आर सम अदर सर्टेन वर्ड्स, और भी कुछ वर्ड्स हैं जो उनमें यूज़ होने चाहिए, तो आई गिव इन डिस्क्रिप्शंस बॉक्स। तो देखिए, अब ये मैंने वो बताया पहला कि वो कैसे ऐसे यूज़ होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से एलिब्रेट कर रखा है ताकि कोई भी डाउट ना हो। इवन देन, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि सर ये हमें डाउट है, इसे अगली वीडियो में ज़रूर क्लियर कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा टेंस के लेक्चर में, वो उसमें ज़रूर डिस्कस करे रहूँगा, अगर आप आराम से देखेंगे तो। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए। जय हिंद।